हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एमपी बोर्ड के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका एक मॉडल पेपर है इंग्लिश का, उसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी पेपर में आया है हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2021-22 का दे रखा है। 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके कितने हैं, 80 हैं। 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाने वाले होंगे। सेक्शन ए सबसे पहले दे रखा है रीडिंग, ठीक है, जिसमें आपको पैसेज मिलेंगे 2। उन 2 पैसेज को आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। सबसे अच्छी बात क्या है इन सब में सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों पैसेज जो हैं उनमें एमसीक्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप कर लोगे और जितने इसमें नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे नंबर जो है वो सेव करने का ट्राई करना, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पैसेज ये दे रखा है जो ये है, आप इसको चाहें तो पढ़िए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करें। सबसे पहले आप क्या करें, सीधा क्वेश्चन पे स्विच करें और क्वेश्चन से आप हाइलाइट्स कर लीजिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना है, समझना है, पैसेज में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और यहाँ तो है ही एमसीक्यूज, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको अपने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, क्या दे रखा है, साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंसेस ऑफ क्या। तो एसेंसेस, इस चीज को ध्यान रखना है कि ये वाला वर्ड जो है मुझे कहीं फाइंड करना है, साइलेंस सीम्स, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर द लिसनर, ये लिसनर वाला कुछ वर्ड है, इसको मुझे फाइंड करना है। बी में हमको लिसनर देखना है। नेक्स्ट आगे टर्न करते हैं, सी में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप। साइलेंस कैसे बिल्डअप होता है, तो ये बिल्डअप जो है अकॉर्डिंग टू ऑथर, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप इसको भी क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, एंटिसिपेशन, तो ये भी मार्क कर लो कि एक एंटिसिपेशन भी मुझे फाइंड करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर से। एक आपको डी दे रखा है, एडजेक्टिव बताना है साइलेंस का, तो ये तो हमको खुद की अंडरस्टैंडिंग से करना है, इसको हम करेंगे। आगे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गैज। गैज का सिनोनिम क्या होता है, हमको ये बताना है। तो हमको कहीं ना कहीं क्या फाइंड करना है, गैज को फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है वो हमने एक बार हाईलाइट देख लिया। आपके पास तो पूरा पेपर रहेगा, यहाँ तो हमें बार बार स्विच होना पड़ता है, लेकिन आपके पास पेपर रहेगा तो आप फटाफट से मैच करके देख लोगे और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो आपको क्या करना है, गैज का मीनिंग देखना है मुझे। अब हो सकता है आपको मतलब पता हो गैज का, लेकिन अगर नहीं पता है तो कैसे फाइंड करना है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर पता होगा तब तो बात ही खत्म, आप इजीली लगा लोगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो कैसे फाइंड करना है वो हमें सीखना है। तो फिर से हम चलते हैं हमारे पैसेज पे, ओके। यहाँ चलते हैं। सबसे पहला हमने एक चीज जो आपको अब पैसेज पे एक बार नजर मार लो, देख लो कि मुझे क्या क्या समझ में आ रहा था और मुझे क्या क्या देखना था। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। एक तो हमने देखा था कि फर्स्ट साइड जो कहा है साइलेंस वुड सीम, हमने ये वाला वर्ड देखा था, सीम्स टू बी एसेंस फॉर ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमको मिल गया, नॉन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम और आगे रीड करते जाते हैं फटाफट से। अब समझना भले नहीं, सिर्फ पढ़ लेना एक बार फटाफट से। येट वी नो द सम इज सर्कमस्टेंसेस, साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, इट इज ऑल्सो द पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। हमने ये पोटेंट टूल भी देखा था ऑप्शन में। फॉर स्पीकर, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और देखोगे कि अच्छा वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वहाँ था फॉर द लिसनर, यहाँ क्या लिखा है फॉर द स्पीकर। तो ध्यान भटक सकता है हमारा, हम क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान ना दें और हम क्या कर देंगे, वहाँ क्वेश्चन में लिसनर पूछा है, हम स्पीकर का सोच के इनमें से कोई भी एक पॉइंट हमको दिख रहा है, जैसे पोटेंट टूल दिख रहा है, हम एज इट इज वहाँ पर टिक लगा देंगे कि हाँ इसका ये राइट आंसर होगा। बट क्वेश्चन ध्यान से समझो, यहाँ पे स्पीकर है, हमारे क्वेश्चन में लिसनर है, तो हमें यहाँ से नहीं लेना है आंसर। आगे देखेंगे, आगे देखो कहाँ पर आपको लिसनर दिख रहा है। तो लिसनर दिख रहा है ये रहा, फॉर द लिसनर। तो लिसनर के लिए क्या है, साइलेंस कैन बाय टाइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमको अपना आंसर मिल गया लिसनर के लिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया। एक था हमारे लिए एंटिसिपेशन वाला कुछ था, तो एंटिसिपेशन आप देखो कहाँ पर आ रहा है, अगर आपको बिल्डअप दिख रहा हो तो ये रहा, बिल्डअप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज कम, ठीक है, ये रहा। थर्ड भी मिल गया। 2 बाकी और क्वेश्चन थे, एक हमको साइलेंस का बताना था और दूसरा किसका बताना था, हमको एक गैज जो था उसका मीनिंग बताना था, उसके जैसा ही सिनोनिम बताना था, मतलब उसके जैसा ही सेम अर्थ। तो सिनोनिम देखो कहाँ, गैज कहाँ दिख रहा है आपको,
गैज दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद देयर द ऑडियंस एंड गैज, ये रहा, ठीक है, गैज दिख गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो अब आप लाइन से इसका मीनिंग निकालने का ट्राई करो। क्या दे रखा है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट, ये हमको क्या करता है, ये कम्युनिकेशन के बारे में है, साइलेंस के बारे में, कि अगर हम साइलेंस रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी, उसके लिए हमको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है विथ द ऑडियंस, ठीक है, एंड गेज देयर रिएक्शन। अब उनके रिएक्शन, किन के रिएक्शन, ऑडियंस के रिएक्शन, तो ऑडियंस के रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, गेज। गेज का मीनिंग अब देखो, गेज के साथ देयर रिएक्शन जो है उनको ऐड करते हुए देखो आप अपने आंसर को कैसे कर सकते हो। तो गेज से क्या क्या निकल सकता है, गेज, तो गेज को हम, गेज की जगह हम मेक स्टेटमेंट रख के देखते हैं ना, मेक स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट बनाना, तो मेक स्टेटमेंट देयर रिएक्शन, तो देयर उनके रिएक्शन का मेक स्टेटमेंट करते हैं, नहीं। गैदर नॉलेज, उनके रिएक्शन की नॉलेज करते हैं, नहीं। शेयर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन करते हैं, नहीं। हमने क्या देखा, इससे पहले वाली लाइन थी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई कांटेक्ट होता है, और फिर क्या होता है, जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो तो क्या करते हो, आप उसका मेजर कर सकते हो ना, तो यहां से आ जाएगा मेजर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, मेजर। मेजर मतलब मापना, किसी का रिएक्शन को मापना, क्लियर। तो यहाँ से हमको ई का मिल गया आंसर, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस, साइलेंस का क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषता, और विशेषता किसकी, साइलेंस की। अब साइलेंस को एज अ एडजेक्टिव आप क्या क्या समझ सकते हो, साइलेंसर, साइलेंसर एक नाउन हो जाएगा, एक हम साइलेंसर यूज करते हैं तो नहीं है। साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है चुप होना। साइलेंटली, साइलेंटली एल वाई लग गया, तो जब भी किसी वर्ड के साथ एल वाई लग जाता है तो वो एक किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, तो ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव क्या है, साइलेंट, हम बोलते हैं ना हमारा फोन साइलेंट पे, तो फोन साइलेंट पे, तो विशेषता क्या है, फोन अभी साइलेंट पे, तो ये फोन की विशेषता हो गई, तो एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषता, तो साइलेंट इज अ राइट आंसर, यहां हम लगा देंगे साइलेंट पे। इससे पहले वाले हमको पता ही है कि हमने सी का क्या देख लिया था, फॉर वॉट वॉज टू कम, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी का। नेक्स्ट था हमने बी जो देखा था, बी का हमने लिसनर के लिए क्या होगा, बाय टाइम, तो इसके लिए फोर्थ आंसर आ जाएगा। साइलेंस सीम्स टू बी एसेंस फॉर, किसके लिए होता है, नॉन कम्युनिकेशन देखा था हमने आंसर, तो यहां से हम ले लेंगे नॉन कम्युनिकेशन। हो गया कंप्लीट, हमारे पैसेज जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट पैसेज। अब क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं, उसका मीनिंग फाइंड करते हैं, उसको समझते हैं, समझना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन से जो मेन पॉइंट है उनको लो, उनको लेके आप फिर अपने पैसेज पे जाओ, वहां जाके आप अंडरस्टैंड करो कि हमें पैसेज में क्या हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और हमको पैसेज में क्या ढूंढना है। बैठ के पहले समझना नहीं है, क्योंकि समझने का कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ तो है ही एमसीक्यूज, तो आप इजीली अपने आंसर्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है आपको ये पैसेज जो है आपको रीड करना है, फिर आंसर्स जो हैं उनके आंसर्स देने, तो यहाँ पर भी आपको कैसे मिलने वाले, एमसीक्यूज बेस्ड ही हो सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस, वीकनेस क्या होता है, ठीक है, देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल ऑफ टू द अबव पैसेज, इस पैसेज में आपको सुटेबल टाइटल क्या लगता है, तो वो देखेंगे, ठीक है। अब ये पैसेज कैसा है, ये पैसेज ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले वाले पैसेज को हमें शायद इतना ना भी पढ़ना पड़े, लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी कैसे। टू विन अ बैटल, अगर आपको एक युद्ध जो है वो जीतना है, तब आपको एक आर्मी के लिए क्या होना चाहिए, एक आर्मी को कैसे काम करना चाहिए, तो उसके लिए आपको दे रखा है ब्रेव होना चाहिए, कावर्ड होना चाहिए, वन मैन होना चाहिए, टिमिड होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी पैसेज में देखेंगे। नेक्स्ट आता है डिवाइड एंड कॉन्कर वॉज द मोटो ऑफ, किसका मोटो है ये, तो ये भी देखेंगे। इफ वी आर डिवाइडेड, अगर हम डिवाइड होते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अगर हम बट जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देख लिया हमने क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे पैसेज पे फिर से। अब यहाँ से पैसेज जो है ना आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी कि इस पैसेज में पूछा किसके बारे में गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है यूनियन के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, और इसके साथ ही इसकी वीकनेस क्या बताइए, अगर आप यूनिटी में नहीं रहते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप बट जाते हो और आपकी वीकनेस हो जाती है ये चीज़।
नेक्स्ट है यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड कम्युनिटी, यूनाइटेड सोसाइटी, यूनाइटेड एक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट अगर हम डिसयूनाइटेड हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, या स्प्लिट हो जाते हैं, बट जाते हैं, तो हम वीक हो जाते हैं। यहां से समझ में आ गया कि हम सब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो वो ऑप्शन देख लेंगे कि क्या है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लगा देंगे। आगे बताया है कि जैसे एक फुटबॉल या हॉकी की टीम जो होती है, अगर उनके मेंबर्स जो होते हैं अगर साथ में खेलते हैं तो क्या होता है, वो जीत जाते हैं मैच को। और अगर हर कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो इंडिविजुअली अपना ही परफॉर्मेंस देखना है, मेरे प्लेयर के साथ मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, टीम वीक हो जाएगी और हम हार भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको स्ट्रेंथ चाहिए, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। सेम इन्होंने एक एग्जाम्पल और भी दिया है कि एक आर्मी के लिए भी सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पर नेपोलियंस का मोटो दे रखा है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी फूट डालो और राज करो, ऐसी वाली चीज जो है उन्होंने कही थी। तो ये हमने देखा था कि किसका मोटो है, यहां से हमको अपना आंसर मिल गया, तो इस पे टिक कर लो। एक हमने देखा था वीक वाला, वो भी देख लेंगे। और यहां से क्या क्या है, एक था कि आपको सही टाइटल, सूटेबल टाइटल कौन सा लगता है, तो सूटेबल टाइटल ये लगता है कि एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहां से भी ये समझ में आ गया। अब फिर से जाओ अपने पैसेज पे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। वीकनेस क्या होती है, यूनियन होती है, स्ट्रेंथ होती है, कॉर्पोरेशन होता है, या डिसयूनियन होती है। डिसयूनियन होती है ना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। सुटेबल टाइटल कौन सा लग रहा है, तो सुटेबल टाइटल ये तो नहीं होगा, फूट डालो राज करो, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और यूनाइटेड नेशन भी नहीं होगा, यूनाइटेड फैमिली भी नहीं होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये राइट है। तो हम फोर्थ नंबर जो है इसको राइट कर देंगे कि ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट सी पे जाए तो क्या है, सी दे रखा है टू विन अ बैटल। अगर हमको एक बैटल जीतनी है तो हमको कैसे काम करना होगा, एक आर्मी को कैसे काम करना होगा, वन मैन की तरह, ठीक है, सबको एक होके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे वन मैन हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये किसका था मोटो, ये नेपोलियन का था, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट, इफ यू आर डिवाइडेड, अगर हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम स्ट्रांग होंगे, नहीं। हम फॉल होंगे, हाँ हो सकते हैं। हम केयरफुल रहना चाहिए, नहीं, हम केयरफुल थोड़ी रहेंगे, डिवाइड हो जाएंगे तो केयरफुल कैसे रहेंगे। विन, जीत जाते हैं, नहीं। फॉल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से सेकेंड आंसर आ जाएगा। हो गया, फटाफट से क्लियर भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ से आता है आपका राइटिंग सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, एक पैसेज दे रखा है, आपको उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मेक नोट्स, उसका नोट्स बनाना है। देन उसके साथ साथ आपको एक सूटेबल टाइटल भी लिखना है इसके बारे में कि इसका टाइटल क्या लिख सकते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे, मान लो आपको एक बुक का 3 से 4 पेजेस दे रखा है, आपने उसको पढ़ लिया, अब आप उसको एज ए नोट्स लिखना चाहते हो, तो नोट्स कैसे लिखोगे, उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखोगे, वही करेंगे हम। तो ये भी वही है, मेक नोट्स, मतलब इसका नोट्स बनाना है। अब किसके बारे में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पॉल्यूशन के बारे में, तो पॉल्यूशन दे रखा है, टाइप्स दे रखे हैं उसके, फिर उसके बाद उसके साथ क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं, उसके क्या क्या कारण है वो बताए हैं, फिर उसका अफेक्ट कैसे पड़ता है वो बताया है। देन उसके बाद बताया है कि हमको इसको कैसे रिड्यूस करना है वो भी बताया है। तो ये सारी चीज़ें हमको बताइए। अब इसको हमको एक नोट्स की तरह लिखना है। तो नोट्स में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी कथा नहीं लिखनी पड़ेगी, हमको बस छोटे छोटे पॉइंट डालने होंगे और वो लिखना होगा। क्लियर। तो एक ये वाला जो है ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम राइटिंग वाले जितने भी हैं, जो लिटरेचर पार्ट है और प्लस जो आपका राइटिंग वाला जो पार्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला भी अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं, ये हम अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है, यू आर अरुण त्रिपाठी, आप अरुण त्रिपाठी हैं और क्लास 10th में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल रेवा में पढ़ते हैं और आपकी एप्लीकेशन है, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, जिसे हम टीसी कहते हैं। बिकॉज योर फादर जो है उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, भोपाल हो गया है। तो इसको भी हम बाद में करेंगे। अभी हम जितना भी जो एमसीक्यूज वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करके फिर राइटिंग वाला पार्ट जो है बाद में लेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आपको एक चॉइस में और दे रखा है कि आपको अपने फ्रेंड को जो है बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। आपके जो यंगर ब्रदर है उनका बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी पे आप उनको इनवाइट कर रहे हो, तो एक ये है, ये भी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है
राइट एन ऐसे, आपको ऐसे लिखना है, टॉपिक आपको गिवन है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पिक करना है और उस पर लिखना है कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो 150 वर्ड्स अराउंड आप एक पेज समझ लो, एक पेज जितना आपको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसी के साथ क्या दे रखी है, चॉइस दे रखी है। ये दे रखा है 5 मार्क्स का, या तो ये करना है आपको, या फिर आपको एक चॉइस दे रखी होगी जिसमें आपको एक आर्टिकल या फिर एक पैराग्राफ लिखना होगा, जो आपको 4 पॉइंट दे रखे, इनमें से कोई भी एक पॉइंट पे आपको अपना आर्टिकल लिखना है। ये भी कितना लिखना होगा आपको, 150 वर्ड्स में, तो इसको भी हम अभी करेंगे। नेक्स्ट आता है, आपको एक पिक्चर गिवन होगा, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री, ट्रीज को सेव करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रीज की, आपको वो बतानी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी हिंट्स दे रखी हैं, जैसे सेव ट्री, सेव लाइफ, ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे नाम दे रखे हैं, ऑक्सीजन, पेपर, फ्रूट्स, मेडिसिन। यहाँ पर नथिंग, ये एक हिंट दे रखी है, अगर ये सब नहीं होगा, अगर ट्री नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। फिर आपको नीचे एक लाइन भी दे रखी है, इफ़ यू कट अ ट्री यू कट योर लाइफ, अगर आप ट्री कट कर देते हो तो आपकी लाइफ भी एक तरह से समझ लो खत्म ही है। तो ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आप इजीली इससे अपना आराम से लिख सकते हो, इसके ऊपर एक नोट बना सकते हो कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या ट्रीज को सेव करने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर पार्ट पे। ग्रामर पार्ट में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, कोई भी 5 करने हैं। तो गिवन कितने हैं देख लीजिए, गिवन है आपको 6 में से आपको 5 करने हैं। क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है शी डैश हर होमवर्क डेली, शी वो करती है क्या, अपना काम डेली। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज डेली दे रखा है, तो डेली तो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, और हमको क्या लगाना है, डिड तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पास्ट का होता है। डू नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल नहीं है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम डज को लिखेंगे, डज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मोहन डाइड डैश मलेरिया। अब जब भी कभी आपको ऐसा कभी भी दिखे, मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब भी किसी डिजीज से अगर आप कोई मर रहा है या कोई चीज हो रही है, फिर चाहे वो कोई सी भी डिजीज हो, आपको हमेशा क्या प्रेपोजिशन लगानी होती है, ऑफ लगानी होती है। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, ऑफ लगा देना, और ये बहुत बार आता है, ये प्रेपोजिशन तो कई बार आती है और ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ओबे देयर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ मस्ट भी है, शुड भी है, ऑट भी है। तो मस्ट और शुड के बारे में देख लेते हैं कि मस्ट और शुड दोनों ही लगा सकते हैं। मस्ट का मीनिंग क्या होता है, मस्ट का मतलब ऐसा होता है कि जब आपके सामने चॉइस ही नहीं रखी गई हो, आपको बोल दिया गया हो कि भाई टीचर का सम्मान करना ही करना है। लेकिन अगर शुड लगाते हैं तो शुड से क्या होता है, आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो कि भाई टीचर का सम्मान करना चाहिए। अब वो करे ना करे हम उस चीज पे नहीं डालते हैं, हम सिर्फ शुड लगा के ये बोलते हैं कि करना चाहिए। तो आप शुड भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों बातों में सेंस क्या निकलेगा, अगर आप शुड लगाओगे तो इससे सेंस ये निकल रहा है कि सामने वाला सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा है कि टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर मस्ट लगा रहे हो तो आप ऐसा बोल रहे हो कि करना ही करना चाहिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब वो तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप शुड लगाते हो या मस्ट लगाते हो, तो दोनों लगा सकते हो, दोनों ठीक है। बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल लगाना है, अगर किसी चीज को लगाना है तो आप मस्ट को लगाइए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 दे रखा है, डैश मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो आप मून के साथ क्या लगाएंगे, मून के साथ लगाते हैं हम द, ठीक है, क्योंकि मून वर्ड में एक ही है, जो चीज स्पेशल होती है उसके लिए हम द को लगाएंगे। नेक्स्ट आता है शाम इज डैश देन सोहन, शाम जो है वो सोहन से क्या है, टॉलेस्ट आएगा, टॉल आएगा या टॉलर आएगा। तो टॉल तो जब हम सिर्फ बात करते हैं किसी के बारे में एडजेक्टिव की तरह बताते हैं तब यूज करते हैं। टॉलर और टॉलेस्ट को समझो कि टॉलर कब यूज करते हैं, टॉलर जब हम दो चीजों के बीच में बताते हैं, तब हम जब एक चीज को बताते हैं कि किसी चीज के बारे में दूसरी चीज से हम कंपेयर करते हैं, तब हम टॉलर लगाते हैं। बट अगर दो से ज्यादा चीजें होती हैं तब हम टॉलेस्ट को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टॉलर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शाम और सोहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम टॉलर को यूज करेंगे और टॉलर लगाएंगे। नेक्स्ट है रीता इज सिटिंग डैश राधा एंड कविता। रीता जो है वो बैठी है कहाँ पर, राधा और कविता के बीच में बैठी है, इन बैठी है या अमंग होगा, तो बिटवीन ठीक होगा, क्योंकि अमंग हम कब यूज करते हैं, बिटवीन और अमंग को समझो। बिटवीन जो होता है हम दो चीजों के बीच में यूज करते हैं, और अमंग जो यूज करते हैं हम, ये सारी ये प्रेपोजिशन है, और इससे पहले जो हमने देखा था ऑफ वाला वो भी प्रेपोजिशन था। तो प्रेपोजिशन से दो क्वेश्चन है। तो अमंग हम कब यूज करते हैं, अमंग हम जब
हमारे पास दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात करते हैं, तब हम अमंग को यूज करते हैं। बट बिटवीन हम किसके लिए यूज करते हैं? बिटवीन जब हम दो चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो यहां पर बिटवीन राइट आंसर होगा, ना कि अमंग। तो बिटवीन इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है आपको? डू एज डायरेक्टेड। आपको कोई भी 5 करने हैं, तो कितने गिवन है? हमको गिवन है 6। ठीक है, तो इसमें से हमको कोई भी 5 पिक करने हैं, लेकिन मैं तो पूरे 6 कराऊंगी। आप देख लेना कि आपको कौन से करने हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मेरे को सारे आ रहे हैं तो मैं सारे ही कर देता हूँ या कर देती हूँ। नहीं, टाइम बचाओ, क्योंकि टाइम आगे और राइटिंग जहाँ लिखना है वहां पर टाइम अपना स्पेंड करना, बजाय कि यहाँ पे जितना पूछा है, जितना बोला है उतना ही करो बस। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि देखो मान लो आपको कोई चीज नहीं आ रही, तो वहां पर आप इजीली स्विच कर सकते हो कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन यार मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो 6 में से 5 कोई भी आपको जो सही लगते हैं वो करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? कोई भी 5 आपको करने हैं। फर्स्ट दे रखा है आई डू माई होमवर्क। इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में नॉट लगाना होता है। ठीक है। अब नॉट लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे आई डू है। तो ये सबसे पहले तो ये देखो कि मेरा टेंस कौन सा है, जैसा टेंस है वैसा ही नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो टेंस हमको दे रखा है ये डू। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डू का मतलब, तो यहां डू वो वाली चीज लीजिए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट ही टेंस है ये। बट यहां पर हमको कैसे यूज करना है? ये डू एज अभी एक्शन वर्ब दिखा रही है। डू भी तो एक एक्शन वर्ब होती है, वो है। तो हमारा इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट डू माई होमवर्क। ओके। नेक्स्ट, चिल्ड्रन रीड बुक्स। इसको चेंज करना है वॉइस में। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस दे रखा है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? चिल्ड्रन रीड व्हाट? बुक्स। तो हम बुक्स को ले लेंगे, बुक्स। अब बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? पहले सबसे पहले आप टेंस देखो कौन सा है। टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सिर्फ क्या उठाते हैं? वर्ब उठाते हैं। तो हम बुक्स लिख देंगे, बुक्स आर। ठीक है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट, रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। आपको दे रखा है कंबाइन द सेंटेंस इनटू द रिलेटिव क्लॉज। आपको रिलेटिव क्लॉज में बनाना है। तो अभी हमने रिलेटिव जो प्रोनाउन पढ़े थे वही है ये। तो आपको कैसे करना होगा? सबसे पहले आपको कोई भी किसी भी रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ यूज करना है। तो हु के साथ यूज कर लेते हैं। तो हु के साथ कैसे लिखोगे? रोहन। मैंने क्या बताया था? रोहन एक नाउन लोगे, नाउन के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं? हु लगा दिया अगर आपने, रोहन हु। देन हु के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब लगानी है। तो हम क्या लगाएंगे? रोहन इज माई फ्रेंड। अब ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं, आप क्या लगाओगे? रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। जो लास्ट बेंच पे बैठा है वो मेरा फ्रेंड है। तो आप हु लगा के भी यूज कर सकते हो। रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? इज माई फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपको दे रखा है इट इज रेनिंग। इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? पहले तो आप उसका रूल्स याद रखो कि हाँ, एक तो क्या लगेगा? हैज या फिर हैव लगेगा, और मुझे क्या लगानी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इट के साथ क्या लगा है? हैज लगेगा, क्योंकि हैव तो प्लूरल के साथ लगता है। तो हम लगा देंगे हैज, इट हैज। उसके बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे रेनिंग दे रखा है, तो रेनिंग का क्या कर देंगे? रेन्ड। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। अब इसको आपको क्या करना है? जो ये इफ दे रखा है ना, इस इफ की जगह हमको क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। तो अनलेस का मीनिंग क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है अपने आप में नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव सेंस दिखा रहा है तो आप कैसे बनाओगे? अगर मुझे इफ की जगह अनलेस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? यहां सिर्फ अनलेस लिख देते हैं। अनलेस यू रन फास्ट, अगर तुम फास्ट नहीं भागोगे, यू कैन कैच द ट्रेन, तो तुम कैच कर लोगे ट्रेन को। तो थोड़ा सा क्या हो गया? समझ में नहीं आया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है? यहाँ पे सेंस दे रहा है कि इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। और अगर हम इसकी जगह अनलेस लगा देते हैं तो अनलेस में क्या हो जाएगा? अनलेस
यू रन फास्ट, अगर तुम फास्ट नहीं भागोगे तो तुम ट्रेन को कैच नहीं कर पाओगे, ये होना चाहिए ना। तो हमको नहीं, अगर यहाँ हम अनलेस लगा रहे हैं तो हमको सेंटेंस में यहाँ पर भी नॉट वाला सेंस देना होगा, तभी सेंटेंस ठीक बनेगा। हम सोचें कि अच्छा इफ लगाना है, इफ की जगह अनलेस लगाना है, चलो बना दो, और आंसर हो जाएगा गलत। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर हम इफ की जगह अनलेस लिख रहे हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, आप यहाँ लिखोगे अनलेस, अनलेस के बाद लिख दोगे यू, अनलेस यू रन फास्ट, यू कैन के बाद लगाओगे आप नॉट। तो कैन नॉट अब हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे नहीं, हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कैन नॉट, साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला राइट है। तो इस तरह से लिखोगे आप, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। या फिर आप इसका कांट भी बना सकते हो, इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हो, कांट, कांट कैच द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट दे रखा है उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस। इसको अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, उषा रन्स वेरी फास्ट। तो यहां पर आपको दे रखा है हिंट के लिए कि आपको सो और दैट को यूज करना है। जब हमने सीखा था तब हमने कैसे सीखा था कि सो और दैट के लिए मैंने आपको बताया था, अनलेस के लिए भी मैंने स्पेशली आपको बताया था, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा आता है। तो जब सो और दैट को यूज करना है तो सो और दैट के लिए क्या होता है, सो और दैट के लिए आपको एक सेट दिया होता है कि जब आप सो को यूज करोगे तो सो के जस्ट बाद आपका कोई क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, किसी की विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद आप दैट लगाओगे, देन आपका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट या कोई नाउन या प्रोनाउन कोई भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा उषा रन्स, अब वेरी की जगह मैं सो लगा देती हूं, रन्स सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस, ठीक है। इसमें हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं आएगी, बट एडजस्ट कर लेना। ओके, तो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। तो 10 मार्क्स की आपकी इस तरह की ग्रामर आएगी जिसको आपको कंप्लीट करना है, 5-5 दोनों में से करना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लिटरेचर पार्ट में। तो लिटरेचर पार्ट में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आपको एमसीक्यूज बेस्ड पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, कोई भी 6 करने हैं आपको, एमसीक्यूज है, वेरी इजी, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन थे, लेंचो एक फार्मर थे ना, फर्स्ट चैप्टर जो था लेटर टू गॉड, तो फार्मर आ जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला। तो यहां से इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट दे रखा है सी इन द पोम फायर एंड आइज, फायर स्टैंड फॉर, फायर का मीनिंग क्या होता है, फायर का मीनिंग होता है डिजायर, ग्रीड, हेट्रेड या फिर लस्ट। तो इसका मीनिंग होता है, फायर का मीनिंग, आइज का मतलब तो होता है कि जो चीज हम कम, ग्रीड ज्यादा होता है ना, कि ग्रीड, जितना ग्रीड हो उसके लिए हम बोलते हैं। तो ग्रीड सही है, और डिजायर नहीं, हेट्रेड नहीं होता है, लस्ट भी नहीं। इसका आंसर होगा फायर का, फायर मीन्स ग्रीड, जितना भी हम चाहें उतना और ज्यादा लालच करते हैं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ग्रीड, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच प्लेन ऑथर फ्लाइंग, कौन सा प्लेन कर रहा था, फ्लाई कौन सा करता था, वो ढकोटा था, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, वो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो चैप्टर था ना, वहां से है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई द डायरी वॉज गिवन एने फ्रैंक को कब दी गई थी, कौन से बर्थडे पर दी गई थी, तो उनको दी गई थी उनके 13th जो बर्थडे था उनका, तब दी गई थी। वॉट आर द बेकर, बेकर को हम क्या कहते हैं गोवा में, उन्हें कहा जाता है पैडर, ठीक है। तो ये वाले बहुत ही इजी आंसर हैं, इनको मत छोड़ना, बिल्कुल गलती मत करना, ट्राई करना कि अच्छे से हम कर ले। तो इसलिए चैप्टर को स्टोरी वाइज समझ के रखना, स्टोरी वाइज समझा हुआ होगा तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, भले आपको उस टाइम पे आंसर किस समय, अभी आंसर किस तरह से लिखा जाता है उस पर भी एक क्लास लेके आऊंगी, उसमें हम देखेंगे कि हमको अगर क्वेश्चन गिवन है तो आप कैसे एग्जाम टाइम में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको हिंदी में थोड़ा थोड़ा पता है कच्चा पक्का, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है मुझे, तो वो चीज़ हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी मैं क्लास लेकर आऊंगी ताकि आपको उसमें भी हेल्प मिल जाए कि हमें आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जो थे वो चले गए थे अपनी स्कूलिंग एज, तो वो कब गए थे, वो 12 ईयर्स के थे तब चले गए थे, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो थर्ड आंसर
इसका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोर्स का, और वहां से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे और क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और कितने कितने मार्क्स के हो गए, 3 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स का आपको पोर्स से आ जाएगा और 3 मार्क्स आपका पोम से आ जाएगा। तो दोनों ही क्या है, एमसीक्यूज वाले होंगे, आप इजीली कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको ये दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपके चैप्टर में से एक अंश दे रखा है, बेकर और ब्रेड वाला जो है वो दे रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो फटाफट से। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो ये चैप्टर जो है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा, वहां से लिया गया है। तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है कबाई जो है उसका मीनिंग क्या होता है, कबाई का मतलब होता है एक लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ पैंट और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, लॉन्ग फ्रॉक को बोला जाता है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि बाद में जो था इस तरह से मतलब कैसा पहना जाता था, पैंट और हाफ पैंट और वो पहना जाता था, शर्ट पहना जाता था, लेकिन सबसे पहले लॉन्ग फ्रॉक था, वही कबाई उसको ही कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अ लॉन्ग फ्रॉक। नेक्स्ट आता है, अब इसके लिए देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहो अपने आंसर को करेक्ट करना चाहो कि नहीं क्या पता मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि क्या कहा जाता है। एक पेक्यूलर ड्रेस होती थी जिसको हम कबाई बोलते थे, ये एक सिंगल पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक जो रीचिंग डाउन होता था नीज के, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया। और ऑथर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जब वो चाइल्डहुड में थे तब उन्होंने क्या देखा था, तब उन्होंने देखा था कि शर्ट और ट्राउजर पहना करते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हमको क्रॉस चेक भी हो गया। नेक्स्ट है इन ऑथर चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहनते थे, तो वो ना तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ट्राउजर पहनते थे या पैंट पहनते थे, ऊपर भी तो कुछ पहनेंगे ना, तो वो पहनते थे क्या, शर्ट एंड ट्राउजर। तो यहाँ से लॉन्ग फ्रॉक देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा लॉन्ग ड्रेस लगाना है, लॉन्ग फ्रॉक लगाना है, लॉन्ग फ्रॉक नहीं लगाना, क्योंकि ऑथर के चाइल्डहुड की बात हो रही है, तब हम क्या लगाएंगे, शर्ट एंड ट्राउजर। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी, एक आपको पोम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, और यहाँ पे वो कौन सा वाला है, ये डस्ट ऑफ स्नो वाला एक्सट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पे आप। और क्वेश्चन पे सीधा जाते हैं। नेम ऑफ पोम, कौन इस पोम के पोइट कौन थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इसका आंसर हो जाएगा 2nd। देन आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, क्या गिराते हैं वो, डस्ट ऑफ स्नो गिराते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 4th। वेयर वॉज द क्रो, कहाँ पर था क्रो, तो वो थे हेमलॉक ट्री पर, तो यहाँ से आ जाएगा 1st कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ गए हैं हम हमारे सेक्शन बी पर, जो मैंने बताया था कि आपको जो मेकिंग नोट्स लिखना है वो किस तरह से लिखना है, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से पॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, यहाँ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, फटाफट से बस पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या चीज़ें मुझे पिक करना है, क्या मुझे पिक नहीं करना है। तो पॉल्यूशन के बारे में है, तो पॉल्यूशन क्या है, एक एनवायरनमेंट है, फॉलिंग एनवायरनमेंट कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन के टाइप्स दे रखे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। यहाँ के कॉजेज जो हैं वो उसके लिए जिम्मेदार क्या क्या चीज़ें हैं, स्मोक, वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, और जो आगे भी बताया फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स एंड द हार्मफुल वेस्टेज, ये सारी चीज़ें इसके कॉजेज हैं। उसके बाद ये रखा है इसके लिए क्या हो गया, एनवायरनमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, पॉल्यूशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है नेचर। और उसके बाद क्या हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ गई है, ग्लोबल वार्मिंग की आ गई है, ओजोन लेयर की आ गई है, शॉर्टेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर की आ गई है, क्लाइमेट चेंज होने लग गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रही है, डिजीज़ भी हो रही हैं, बीमारियाँ भी हो रही हैं। अब यहाँ पर आगे और एक और चीज़ दे रखी है कि बिगेस्ट चैलेंज क्या हो गया है हमारे लिए, कि अब हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स, पेस्टिसाइड्स, व्हीकल्स, इन सबके यूज़ को कम करना चाहिए, इनका यूज़ जो है जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पॉल्यूशन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, पहला काम कर रहा है आपको, एक तो आपको इसका नोट बनाना है, दूसरा आपको क्या करना है, इसके लिए एक सूटेबल टाइटल देना है जो आपको सही लगता हो इसके लिए टाइटल। तो हम काफ़ी लोग क्या करेंगे, हम पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो वो भी ठीक है। आप इसके साथ और क्या चीज़ लिख सकते हो, आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि पॉल्यूशंस के कॉजेस क्या हैं, वो भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉजेस नहीं है ना, तो राइट जो आपको लगता है कि इसका सही टाइटल क्या होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट जो टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि ये सारा चीज़ एनवायरनमेंट के ऊपर ही है,
तो आप ये इसका टाइटल लिख सकते हो। तो एक नंबर आपका किसका है, टाइटल का है। इसमें एक और चीज भी ऐड होती है जिससे ये फिर 6 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है, यहाँ पे 4 मार्क्स का गिवन है। अदरवाइज क्या हो सकता है, आपको टाइटल भी दिया जा सकता है, आपको नोट भी बनाना है, प्लस आपको इसकी एक समरी भी लिखनी है, यानी इतने बड़ा जो पढ़ा हुआ है आपने उससे क्या बनाया, क्या समरी हुई, सारांश में लिखना होता है, तो वो भी आ सकता है। लेकिन अभी पेपर में दे रखा है कि नहीं है, तो इसका मतलब आपका समरी नहीं आएगा, सिर्फ आपको नोट मेक करना आएगा और साथ में एक टाइटल पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स का है। नोट आपने टाइटल लिख दिया अच्छा सा, तो 1 मार्क्स तो वहीं मिल गया। अब आते हैं मेकिंग नोट। तो कैसे बनाना है, आपको पॉइंट्स में अपने नोट्स को लिखना है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक हाईलाइट करते हैं कि हाँ मुझे ये चीजें पढ़नी है। अब आप जब इसको पढ़ोगे तो आप इजीली आगे और चीजें ऐड करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पहला लाइन लिखा है कि पॉल्यूशन इज फॉलिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कर रहा है। कोई भी चीज मन से नहीं लिखनी है, जो भी आपको पैसेज में दे रखा है वहीं से ही आपको पिक करके लिखना है। फिर दूसरा हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखा था, तो आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिख के, अब आप चाहो इसको और ज्यादा क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ लिखा ना टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फिर आप यहाँ से इसी के जस्ट नीचे से आप क्या करना, यहाँ पर 1 पॉइंट डाल देना कि एयर पॉल्यूशन लिख दिया, फिर इसे 2 पॉइंट डाल के आपने वाटर पॉल्यूशन लिख दिया, फिर 3rd नंबर डाल के नॉइज पॉल्यूशन लिख दिया, सॉइल पॉल्यूशन लिख दिया। ऐसे आप इसके सब पॉइंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट आता है, फिर आपने फिर इसका मेजर पॉइंट बनाया टाइप्स ऑफ कॉजेज, और इसको क्या करो बहुत अच्छे से जब आप लिखो तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना, डबल लाइन से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, या फिर अच्छे से सुंदर सुंदर लिख लेना। जब टाइटल की बात आती है तो टाइटल आप कैसे लिखोगे, अगर आप जब टाइटल लिख रहे हो ना तो टाइटल का फर्स्ट लेटर जो है, आप जो भी वर्ड ले रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। अगर इनके बीच में अगर आप कोई आर्टिकल ले रहे हो या कोई प्रेपोजिशन ले रहे हो तो उसको आप स्मॉल में लिखना। बट अगर आप उसके जैसे मान लो किसी को नहीं समझ में आया कि क्या लिखूं टाइटल, आपने फर्स्ट लाइन ही उसको एज अ टाइटल लिख दिया, तो आप इसको भी कैसे बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिखना है आपको, तो उसका मैं तरीका बताती हूँ। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखना है तो पॉल्यूशन लिखा, इसको आप एज इट इज रहने दोगे। फॉलिंग का क्या करोगे आप, फाउलिंग का आप एफ जो है वो कैपिटल बना देना, एनवायरमेंट का आप ई कैपिटल बना देना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका जो टाइटल है सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा। और टाइटल जो हम लिखते हैं वो उसका रूल्स ही यही होता है कि हमको जितना भी उसमें वर्ड्स जो होते हैं उनको कैपिटल में लिखना होता है, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखना होता है। बट अगर प्रेपोजिशन या कोई आर्टिकल आता है तो आप उसमें क्या लोगे, स्मॉल लेटर्स को यूज करोगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉजेस लिखा, तो आपने इसमें भी ऐसे सब पॉइंट बना के स्मोक वेस्ट मटेरियल लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, तो ऐसे क्या बन जाएगा, वो एक नोट की तरह बन जाएगा। तो जब आप पढ़ते हो नोट्स आप कैसे रखते हो, बहुत ही ईजी होने चाहिए और सिर्फ पॉइंट होने चाहिए, उसके पॉइंटर होने चाहिए, जिससे आपको वो माइंड में क्लिक हो जाए। उस टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आप क्या करते हो, सिर्फ आपको पॉइंट याद होता है और उसके ऊपर अंदर जो आप भरना होता है, लिखना होता है, आप लिख लेते हो। तो वही काम करना है, तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसके भी आप सब पॉइंट बना सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके आपने सब पॉइंट बना दिए। अब मैंने सारे लिए, आप चाहो तो 2-3 लेके नोट्स बना के लिख सकते हो। फिर हाउ टू रिड्यूस, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हो यूज ऑफ, लेस यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज लेस, यहाँ पे लेस लिख देना, ठीक है, लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से आप मेकिंग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, एक लेटर था और एक एप्लीकेशन था। तो एप्लीकेशन दे रखी है यू आर अरुण त्रिपाठी, आप अरुण त्रिपाठी हैं, और जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको वही इसमें मेंशन करनी है। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल रेवा के स्कूल में पढ़ते हैं आप। और अभी आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को और रिक्वेस्ट करना है कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करा दें, बिकॉज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल। तो भोपाल ये मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, आपको इन दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं दोनों करवा दिए, आपको इन दोनों में से कोई भी एक पिक करना है। दूसरा, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है मनीष, और उसको इनवाइट करना है अपने यंगर ब्रदर जो है उसकी बर्थडे पार्टी में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको एप्लीकेशन के लिए, तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का जो नेम गिवन है आपने वो लिखा, 1 लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एक और लाइन छोड़ के फिर आप अपना सैल्यूटेशन लिखना, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देन आप लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्योंकि वहां दे रखा है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, तो आप ये मेंशन करना जरूर, ठीक है। इन योर स्कूल माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, ये भी हमने क्या लिया है, जो क्वेश्चन है उसमें से लिया है। माई फैमिली शिफ्टेड देयर, मेरी फैमिली जो है वहां पर शिफ्ट हो रही है। आई नीड ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू बी एडमिटेड इन अ
न्यू स्कूल, मैं वहाँ पर न्यू स्कूल में एडमिट होना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। सो काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, ठीक है। और उसके बाद आपने थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली अरुण त्रिपाठी, ठीक है, जो नाम दे रखा है आपको वो कंप्लीट लिखना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिखना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है लेटर लिखना है, तो लेटर के लिए जो सेंडर होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है, तो एड्रेस गिवन नहीं था इसलिए हमने खुद से ही लिख दिया। डेट भी नहीं गिवन थी तो डेट भी हमने अपने आप से लिख दी। माय डियर मनीष, नाम दे रखा था कि किसको देना है, किसको सेंड कर रहे हैं हम, तो मनीष के लिए था तो माय डियर मनीष हमने ये मेंशन किया है। ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो चाहे आपने लेटर कितना भी अच्छा लिखा हो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जहाँ जो इन्फॉर्मेशन बोली है वो आपको डालनी है। नहीं दे रखी तो आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। आई होप यू मस्ट यू हैव फॉरगेटन दैट माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 28th ऑफ दिस मंथ। मेरे भाई की जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, मुझे लगता है तुम भूले तो नहीं होंगे, 28 मंथ को है। माई पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर विश टू सेलिब्रेट इट विद ग्रेट पॉम्प एंड शोज। मेरे जो मम्मी पापा भाई बहन सब जो हैं वो इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इट विल बी सेलिब्रेट एट 4 PM एट आवर रेजिडेंट, हमारे रेजिडेंस में ही इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आई हैव इन्वाइटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। मैनी ऑफ हुम आर नोन टू यू वेल, और ऐसे भी हैं जिनको तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो। योर प्रेजेंस विल एडिड टू मच ऑफ आर प्लेजर, ये अगर तुम्हारी प्रेजेंस होगी तो ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात होगी। ऑल ऑफ अस विल बी एंशियसली वेटिंग फॉर योर अराइवल, और हम सभी लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे आने का। योर अफेक्शनेटली राकेश मिश्रा, ये राकेश मिश्रा भी आपको गिवन दे रखा है तो आप वो नाम लिखोगे। अफेक्शनेटली क्यों लिखा जाता है कि मैं तुम्हारा प्यारा, उस तरह से जब यूज़ करते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं तब आप अफेक्शनेटली लिखोगे। जब आप अपने मम्मी पापा या किसी अंकल आंटी किसी और को लिख रहे हो तब आप लविंग लिखोगे। जब आप किसी को जानते नहीं हो, जब आप किसी अननोन पर्सन को कोई लेटर लिख रहे हो तब आप सिंसियरली लिखोगे। जब आप अपने प्रिंसिपल को जब लिखते हो तब आप वहाँ पे ओबीडेंटली लिखते हो, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना कि हमको कब किन चीज़ों को यूज़ करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे लिखना है किसी भी एक पर, तो ये भी चॉइस है, ठीक है। आपको या तो एक ऐसे लिखना है या फिर एक आर्टिकल लिखना है या एक पैराग्राफ लिखना है। इसको आप आर्टिकल भी कह सकते हो, पैराग्राफ की तरह भी लिख सकते हो। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आर्टिकल की तरह लिखना है तो कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे ऑब्लिक लगा के अब पैराग्राफ दे रखा है तब कैसे लिखना है। तो पहली चीज़ यहाँ से ऐसे उठाना है तो कोई भी उठा दो, मैंने लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और अगर यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से कौन सा लेना है, अगर आपको आर्टिकल पैराग्राफ कुछ भी लिखो, मैं बस बताऊंगी कि आर्टिकल के टाइम पे आपको क्या करना है। अगर एक पैराग्राफ की तरह आप लिख रहे हो तब आपको क्या करना है, तो यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन उस पर लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। इट इज राइटली सेड दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो हेल्दी माइंड के अंदर हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड भी रहता है, ये चीज उन्होंने बताई है। गेम्स आर द की फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। गेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। थ्रू द गेम्स अंडरटेक्स फिजिकल एक्सरसाइज विच हेल्प्स इन द होल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। एक चाइल्ड के लिए भी खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरा डेवलपमेंट करता है गेम्स के लिए, तो गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। देयर आर नो गेम्स फॉर द चिल्ड्रन एंड दे डोंट प्ले देयर माइंड सेट डल। अगर जो बच्चे गेम नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाता है, उनका माइंड जो होता है वो डल होता जाता है। सो गेम्स हेल्प कीप दैम देयर बॉडीज हेल्दी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गेम्स जो होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, तो इसलिए गेम्स को हमको करना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। थर्स गेम्स जो है वो इंश्योर करते हैं गुड हेल्थ, वो हमारी गुड हेल्थ करते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दैट चिल्ड्रन गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टडीज। स्टडी के बाद में जो है बच्चे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो गेम्स से उनको रिलीफ मिलता है, गेम्स खेलना चाहिए। अब गेम्स में तो आप भर भर के कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, तो गेम्स के ऊपर आपको लिखना है। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन बोल सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन में क्या करना है, आपको बताना है स्वच्छ भारत के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो जो आपके आसपास हो रहा है वो भी आप ऐड कर सकते हो। प्राइम अब मैंने क्या किया है, इसमें उसमें लिखा था ना एन आर्टिकल या फिर अ पैराग्राफ, आप दोनों में से कुछ भी लिखो। अगर आप इसको एज अ आर्टिकल लिख रहे हो तब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, बाय लगा के जो भी नाम है, जैसे बाय, मैंने विमला ही लिख दिया, ठीक है, बाय विमला, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप इसको एज अ आर्टिकल लिख रहे हो तब आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर राइट साइड में, और अगर आप इसे एज अ पैराग्राफ लिख रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना, आप ऐसे पैराग्राफ की तरह लिख देना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टार्ट किया था मिशन, और गांधी जयंती पर 2014 में हुआ था। अंडर दिस मिशन जो था, इंडिया इज मेड क्लीन एंड डर्ट फ्री, ठीक है।
मोदी हैज रिक्वेस्टेड टू द कंट्री मैन टू गिव 2 hours एवरी वीक टू कम्युनिटी क्लीनलीनेस, कि यहाँ पर क्या बताया कि 2 हफ्ते में क्या करना है आपको, 2 घंटे जो है आपको एवरी वीक निकालना है और सफाई अफाई करनी चाहिए। द मोदी गवर्नमेंट इज टू द कंस्ट्रक्ट 11.11 करोड़ टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये आपको पता नहीं है, ये अमाउंट आपको नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप इसके लिए इसकी जगह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आसपास देखते हो वो लिख सकते हो। तो इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन पर आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, या फिर जिसे पैराग्राफ भी कहते हैं। पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा रूप होता है, ऐसे को थोड़ा सा बड़े तरीके से लिखते हैं ना। और अगर इसको एज एन आर्टिकल लिखोगे तब आप यहाँ पे बाय जिसके द्वारा भी लिखा जा रहा है, तो अपना नाम मत लिखना, वहाँ पर कुछ भी XYZ किसी और का नाम लिख देना। अगर गिवन हो, अगर एज अ आर्टिकल में आपको गिवन दे रखा हो कि इस आर्टिकल में आपको ये नाम मेंशन करते हुए लिखना है, तब आप नाम लिखना, अदरवाइज कोई भी नाम लिख देना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट द शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। ये जो हमने पिक्चर देखी थी ना, विजुअल एड जो था, उससे आपको अपना आंसर लिखना है। तो आप बता सकते हो सेविंग ट्रीज क्यों है, तो द विजुअल एड शोन इन द पिक्चर इज अबाउट सेविंग ट्रीज। तो ये लाइन तो आप समझ लो कि अगर आपका विजुअल एड वाला अगर आता है तो आप ये लाइन तो याद समझ लेना कि हमको करके रखनी है, कि हमको ये चीज तो लिखनी है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉपिक का नाम जो भी दे रखा हो उसमें वो आपको लिखना है। तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख देना। ट्रीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन। ट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, बारिश लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल, ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स से प्रोटेक्शन करने के लिए। दे सेव द सॉइल फ्रॉम एरोशन एंड दे ऑब्जर्व द रेन वाटर एंड थर्स मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर, हमको छांव देते हैं इंसेक्ट्स को और किनको, बर्ड्स को। दे गिव्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेडिसिन। अब ये मैंने कहाँ से लाइन ली है, ये जो उसमें दे रखा था ना मेडिसिन, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप लिख सकते हो कि ट्री जो है वो गिव हमको देते हैं क्या क्या, फ्रूट मेडिसिन और वेजिटेबल्स देते हैं। इफ़ यू कट अ ट्री, अगर आप कट करते हो ट्री को तो यू कट योर लाइफ, तो ये भी हमने वहीं से लिया था। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट कट डाउन द ट्री ग्रीन ट्रीज, वी शुड सेव ट्रीज, हमको ट्रीज को सेव करना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, और हमको क्या करना चाहिए, और से बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ट्री जो है हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया ट्री का। नेक्स्ट आता है, अब आपका यहाँ से आ जाता है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट आ जाता है, तो लिटरेचर पार्ट में क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको 30 वर्ड्स में अपने आंसर्स देने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एनी 6 पिक करने हैं, 7 दे रखे हैं, कोई भी आपको 7 करने हैं। तो फर्स्ट दे रखा है लेंचो हाउस लोकेटेड। लेंचो का हाउस लोकेटेड था कहाँ पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, तो यहाँ से आपने एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का मीनिंग क्या था, तो मंडेला के लिए करेज का मीनिंग ये नहीं था कि एब्सेंस ऑफ फियर, कि जिसको डर नहीं लगता वो उसका मतलब करेज होता है, नहीं। ट्राइम्फ ओवर इट, आप उस पर जीत हासिल करते हो, उसे हम करेज कहते हैं। और एक ब्रेव मैन के लिए क्या होता है, इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक ब्रेव मैन वो नहीं होता है, बहादुर मैन वो नहीं होता है जो डरता नहीं है। बहादुर मैन वो होता है जो ही हु कॉन्कर देयर दैट फियर, जो अपने फियर को क्या कर लेता है, कॉन्कर कर लेता है, काबू कर लेता है, वो बहादुर होता है। ठीक है, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फ्लाई। कंपेल मतलब होता है किस चीज ने मजबूर किया था यंग सीगल को उड़ने में, तो उसको मजबूर किया था जब उसने क्या देखा था, जब उसने अपनी मम्मी को वो फिश का पीस जो है अपने पैरों में पंजों में लेते हुए देखा था, तब उसको लगा कि मम्मी मेरे पास आ रही है और मुझे देंगी। बट उसकी मम्मी वहीं पर रुक गई, और वो जैसे ही उसने डाइव किया, और डाइव करते ही जब वो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होने लगा, तब उसने क्या किया, अपने विंग्स जो थे उनको उसने फ्लैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, द यंग सीगल अटर्ड अ जॉय स्क्रीम व्हेन हिज मदर पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस with it, and his dive at the fish caused him to fall outwards and downwards, वो ऊपर नीचे होने लगा। It compelled him to flap his wings, उसके विंग्स ने उसको मजबूर कर दिया कि अब तो खोल के फ्लैप करना ही है। Consequently he made his first flight, और उसने इस तरह से अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है, पहली उड़ान जो थी वो भर ली। ठीक है, नेक्स्ट आता है, why does Anne want to keep a diary। एने ने क्यों रखती थी वो डायरी, क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया था। तो एने wants to keep a diary because she has no close friend to share his thoughts। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिसको वो अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो उसको शेयर कर सके।
एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, और ये सिचुएशन जो थी वो चेंज भी नहीं हो रही थी. सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट. और तो उस डायरी ने उसकी काफ़ी हेल्प की, जो भी उसके दिल में जो बातें थी उसके लिए वो डायरी जो थी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी. वाई डिड वेंडा पेस्ट्रॉनकी सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास. तो क्लास में सबसे लास्ट रो में क्यों बैठती थी, क्योंकि एक तो वो बॉन्गिन साइड से आती थी और वहाँ से जो लोग आते हैं वो थोड़े गरीब वाले होते थे और उसके पैर जो होते थे वहाँ से वो आती थी तो मड में भर जाते थे, तो इसलिए वो लास्ट में जाके बैठ जाती थी. तो वेंडा पेस्ट्रॉनकी सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास बिकॉज शी केम वे फ्रॉम बॉन्गिन हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्रूक नोन फॉर. क्रूक किस लिए जाना जाता है, तो क्रूक अपने स्पाइसेस के लिए, अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है. तो आप इस तरह से लिख सकते हो. तो यहाँ तक भी आप अपना आंसर लिख सकते हो कि भाई क्रूक जो है, जिसको कोडगु भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होता है कवर होता है 30% तक. अब ये आप चाहो तो लिख लो, उस टाइम याद आता है तो लिख लेना, अगर नहीं याद आता है तो आप अपने आंसर को यहाँ तक भी जस्टिफाई कर सकते हो, यहाँ तक भी आंसर ठीक है. ठीक है, उसके बाद ये रखा है कि ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू द कीप मैनी विजिटर्स अवे एंड सीजन इज जॉय कमेंस फ्रॉम द सेप्टेम्बर टू द कंटिन्यूसली टिल मार्च. ठीक है, मार्च तक भी आप वहाँ जा सकते हो. तो ये आपको उस टाइम याद रहता है तो आप लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा में है, बट अगर आप यहाँ तक भी अगर आपको याद है तो आप यहाँ तक भी अपने आंसर को लिख सकते हो. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड मिस्टर किसिंग जो थे पनिश करते थे एने को, तो वो उसे क्या देते थे, एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे जिसमें वो उसको ऐसे लिखने को देते थे. तो आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा होमवर्क लिख सकते हो या एक्स्ट्रा वर्क लिख सकते हो, और अगर आपको याद आता है उस टाइम पे तो आप उसके साथ ऐड भी कर दो कि वो क्या क्या ऐसे दिए थे उन्होंने. तो फर्स्ट टाइम उन्होंने चैटर बॉक्स दिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने इनकरेजेबल चैटर बॉक्स दिया था, देन लास्ट उन्होंने क्वैक 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 दिया था. तो आप इस तरह से लिखेंगे. मिस्टर किसिंग जो थे वो अनॉयड थे विद एने के साथ, क्योंकि वो उनको बहुत परेशान करती थी. बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, वो बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती थी. ही आस्क्ड हर टू राइट अ ऐसे ऑन द चैटर बॉक्स, देन ऑन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, देन फाइनली ऑन क्वैक क्वैक क्वैक. तो इस तरह से आपको अगर नाम याद आ जाते हैं तो लिख देना, आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो ये थे हमारे कुछ 7 जिसमें से आपको 6 करने हैं. नेक्स्ट पार्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 30 वर्ड्स. आपको 30 वर्ड्स में लिखना है. 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी 2 पिक करने. अब ये कहाँ से आए हैं, ये आपके पोम वाला जो पार्ट है वहां से है, तो कोई भी 2 करने. तो फर्स्ट दे रखा है आइज को बताना है स्टैंड फॉर. आइज किसके लिए होती है, आइज होती है हमारे हेट्रेड के लिए, और होती है किसके साथ, जब हम इनसेंसिबल बन जाते हैं तब के लिए इनसेंसिटिविटी. ठीक है, इनसेंसिबल मत लिखना, इनसेंसिटिविटी लिख देना. इनसेंसिटिविटी हो जाती है जब हम क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, किसी के बोलने से करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब हम यूज करते हैं. तो आइस स्टैंड फॉर उसके लिए. तो यहाँ से फायर एंड आइस से आपको आइस के लिए पूछा है. क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है, आइस की जगह फायर भी आ सकता है, तो फायर के लिए भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आता है हाउ डज द फॉग कम. फॉग कैसे आता है, फॉग एक लिटिल कैट के फीट की तरह बिल्कुल दबे पांव आता है, ये हम लिखेंगे. नेक्स्ट आता है डस्ट ऑफ स्नो जो है उसमें पोएट जो है उनका मूड कैसे चेंज हो गया, तो वो देखते हैं. तो फर्स्ट दे रखा है फायर एंड फायर स्टैंड फॉर. मैंने यहाँ पे आइस का नहीं लिखा है, फायर का लिख दिया गलती से, तो आप फायर का देख लीजिए, आइस का मैंने वैसे ही बता दिया है. तो फायर के लिए क्या है, डिजायर है, ग्रीड है, लस्ट है, एवरेज है, इज ये सारी, एवरेज मतलब होता है लोभ. ठीक है, ये सब चीजों पे स्टैंड करता है. ट्राई टू सेटिस्फाई देम एंड मोर दे ग्रो. और जितना इसको आप सेटिस्फाई करते हो ये उतना ही ज्यादा क्या होती हैं, ग्रो होती जाती हैं. हाउ डज द फॉग कम. फॉग कैसे आता है, फॉग आता है एक साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट. एक लिटिल छोटी कैट जो होती है उसके फीट की तरह आता है और चुपके से चला जाता है. फॉग मतलब जो हम फॉग बोलते हैं. इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो में पोएट जो है वो कैसे मूड उनका चेंज हो जाता है. तो पोएट से दैट व्हेन द क्रो जो थे वो शुक डाउन करते हैं ऑन हिम, और डस्ट ऑफ स्नो जो है जब उनके ऊपर गिरती है फ्रॉम कहाँ से, हेमलॉक ट्री से, हैज चेंज हिज मूड. तो उनका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 30 वर्ड्स. आपको 30 वर्ड्स में लिखना है. ये कहाँ से आया है, ये पार्ट है आपका जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री वाली, कौन सी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, वहां से क्वेश्चन है. वो भी इसमें आपको कितने करने हैं, 4 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स का, एक आपको 2 करने हैं, 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं. पहला क्वेश्चन है पंफ्रे जो थी वो वरीड क्यों थी ट्रिकी के लिए, क्योंकि ट्रिकी जो था कुछ नहीं खा रहा था और बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था, कोई काम नहीं करता था, रेस्टलेस रहता था. ये सारे वर्ड्स आप डाल के अपने आंसर को लिख सकते हो. अनिल जो था वो क्या कर रहा था,
जब थीफ कौन था, वो जो हरी सिंह था, जब उसने अप्रोच किया उसको, जब उसने इसको देखा पहली बार अनिल को, तो अनिल उस टाइम पे क्या कर रहा था, तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था, ठीक है, ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। नेक्स्ट आता है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट को उन्होंने कब एक एक्सेंट्रिक मतलब होता है असाधारण सा, बिल्कुल अजीब सा दिखने वाला, ऐसा उसने कब देखा था, तो वो चीजें बताई हैं क्या क्या, कि पहली चीज तो पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी के लिए क्यों थी, क्योंकि ट्रिकी जो था वो अपीयर दिखता था कैसा, टायर्ड और इनएक्टिव दिखता था, और वो सीन्स हैज नो एनर्जी, ही हैड नो एनर्जी, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट है व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोच हिम, तो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम। थर्ड है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, तो साइंटिस्ट को एक्सेंट्रिक क्यों लगता है, उसको वो असाधारण सा क्यों लगता है, क्योंकि वो बिकॉज हिज अनकॉमन अपीयरेंस, वो बहुत अजीब सा दिखता था, बैंडेज लगे हुए थे उसके, हैट पहन रखी थी, ओवरकोट पहन रखा था, और स्ट्रेंज हैबिट्स थी उसकी, बहुत अलग अलग आदतें थी। शी मेड वेरी एफर्ट्स टू फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली होना चाहती थी, उससे बात करती, बट उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने वर्क में, और मुझे प्लीज अलोन छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। ही हैड अ इरिटेबल टेम्पर, वो बहुत ही इरिटेबल व्यक्ति था और बहुत ही जल्दी टेम्पर यानी कि गुस्सा हो जाता था। तो ये आप वहाँ पे आंसर्स बता सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कोई दो आपको करने हैं। पहला दे रखा है लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले जो हैं जब गिरना बंद हो जाते हैं तब लेंचो क्या सोचता है, तो लेंचो सोचता है कि पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस साल जो है हमको क्रॉप्स नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ उसको दिखती हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड मंडेला जो थे वो हंगर फॉर फ्रीडम, उनके लिए हंगर फॉर फ्रीडम क्या थी वो आपको बताना है। व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मर जाता है, किसका, कीसा गौतमी का, तो हाउस टू हाउस वो क्या मांगने जाती है, क्या मांगती है, वो मेडिसिन मांगती है। तो ये वाला था हमारा सरमनेट बनारस वाले से, ये आपका है मंडेला वाला जो हमारा पता ही है, और ये लेंचो फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें से। तो यहाँ पे आप आंसर देखो, तो लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, तो जब हेल स्टॉप हो जाता है तो लेंचो फेल्ट वेरी सैड बिकॉज एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सारा कुछ खत्म हो जाता है। ही न्यू दैट दे वुड हैव नो कॉर्न सो दे वुड हैव टू गो हंग्री, तो वो इस साल भी क्या हो जाएंगे, हंग्री रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। मंडेला जो थे उनकी ग्रेट डिजायर थी फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल सो दैट दे कुड लीड देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, उनके लिए था कि अब हमको जो भी मेरे लोग हैं उनको उनकी लाइफ कैसी मिलनी चाहिए, डिग्निटी के साथ और रेस्पेक्ट के साथ, यानी सम्मान के साथ और पद के साथ उनको उनके जीवन मिलना चाहिए। दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी थी, ये चीजें जो थी चेंज कर देती उनको कैसे, एक बोल्ड पर्सन में, और वो बन जाते हैं एक होमलेस पर्सन लाइक अ मंक, वो एक मंक की तरह क्या बन जाते हैं, जैसे एक साधु सन्यासी होते हैं उनकी तरह वो बन जाते हैं, ठीक है, उनके पास घर होता है, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के क्या करने लग जाते हैं, मंक बन के घूमते हैं। When her son dies, कीसा गौतमी goes from house to house, वो क्या मांगने जाती है, she ask for medicine, ठीक है, वो मेडिसिन के लिए यहाँ वहाँ जाती है। नेक्स्ट आता है कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड अ फॉरेस्ट, डिस्क्राइब द पोम, आपको बताना है टाइगर की लाइफ अगर वो केज में है तब और जब वो फॉरेस्ट में है तब वो कैसा होता है, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, ऐसी कौन सी चीजें जो एनिमल्स करते हैं ह्यूमंस नहीं करते हैं। तो ये एनिमल्स वाली जो पोम है वहां से, तो अब यहाँ पे भी क्या है, पोम से एक है, तो 3 मार्क्स का ही हो गया। तो पोम से कितना मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, अगर लिटरेचर पार्ट को देखें तो 4 मार्क्स पहले था, 3 अभी था, तो 7 मार्क्स का आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग वाले से आएगा। तो पोम को भी अच्छे से करना है आपको, यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन ज्यादा ईजी लगता है वो करना है, लेकिन मैंने दोनों ही किए हैं। फर्स्ट दे रखा है कंपेयर द लाइफ, तो कंपेयर द लाइफ ऑफ टाइगर इन केज एंड इन फॉरेस्ट आपको बताना है। तो फर्स्ट है अ टाइगर इन अ जू में वो कैसा होता है, कैप्टिव होता है बिहाइंड बार्स, वो बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे जकड़ा हुआ होता है, एंड लिसन्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार, और पेट्रोलिंग कारों की आवाज जो है वो वहां पे सुन रहा होता है। बट जंगल में वो स्नार्ल करता है अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एजेस, जो जंगल के जो एजेस हैं, किनारे हैं, वहां पर वो स्नार्ल करता है, गुहारता रहता है, दहाड़ता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां भी उसके आसपास के जितने भी हाउसेज हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई ह्यूमंस क्या करते हैं और एनिमल्स क्या नहीं करते हैं, बताना है। तो जो एनिमल्स वाली जो पोम है वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां क्वेश्चन, वहां पर जो पोम का जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है, दे डू नॉट, तो कौन नहीं करता है, एनिमल नहीं करते हैं।
अगर आप इस आंसर को लिखना चाहते हो तो उस आंसर को दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट तो आप अगर ह्यूमन के लिए बोल रहे हो तो ह्यूमन करते हैं तो आप नॉट नहीं लगाओगे, क्या लिखोगे, फर्स्ट ह्यूमन स्वेट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। पहली बात तो क्या करते हैं, ह्यूमन अपनी कंडीशन पे सारा टाइम रोते रहते हैं। सेकंड, वो क्या करते हैं, रातों में उठ के अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते रहते हैं। फिर थर्ड, वो क्या करते हैं, दे मेक पोएट सिक डिस्कसिंग, और वो पोएट के साथ सिक डिस्कशन करते हैं, बेकार से डिस्कशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि गॉड ने जो है हमारी ये ड्यूटियाँ नहीं पूरी की है, गॉड ने हमारे लिए ये नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस करते हैं, जो एनिमल्स है वो नहीं करते। तो आप क्या लिखोगे, एनिमल्स डोंट डू दीज, एनिमल्स ये नहीं करते। अब अगर आप इस आंसर को दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो एक और तरीका क्या लिख सकते हो कि एनिमल्स जो है वो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्या लिख दोगे, एनिमल्स डोंट ह्यूमन स्वेट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, एनिमल्स डोंट, या फिर दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। थर्ड, दे डोंट मेक द पोएट सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ह्यूमंस डू दीज, ह्यूमंस करते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, भोली की मैरिज जो थी वो क्यों नहीं हो पाई। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, इनविजिबल मैन पहली बार विजिबल कब दिखा। तो पहली बार विजिबल कब दिखा, जब वो स्टोर में गया था और स्टोर से जाके उसने कोट और शूज सारी चीजें पहनी थी, हेड पहना था, ब्रिम्ड हेड पहना था, तब वो पहली बार विजिबल दिख रहा था। और भोली की मैरिज क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि भोली का जो वेल था, वो घूंघट था, वो खिसक गया था और उसके जो पोक्स मार्क्स जो थे वो दिखने लग गए थे। फिर विशंबर ने शादी के लिए कह दिया था कि मुझे नहीं करनी, अगर मैं करूंगा तो डाउरी ली थी उसने 5000 रुपीज। तो अब ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो क्या क्या है, द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑन सीइंग पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस विशंबर डिमांड्स डाउरी ऑफ ₹5000। देन भोली जो थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मैरी, शादी करने से, कि ये कितना मीन मतलबी है, ग्रीडी है, लालची है, और क्या है, कंटेम्प्टेबल कावर्ड है। यानी ये क्या है, एक घृणी मतलब बेकार सा, और कावर्ड मतलब कि कायर व्यक्ति है, जिससे घृणा करे ऐसा वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपने आंसर को। नेक्स्ट आता है इनविजिबल, विजिबल कब दिखता है, व्हेन द इनविजिबल मैन वोर, जब वो क्या पहनता है, शू पहनता है, ओवरकोट पहनता है, वाइट ब्रिम्ड हैट पहनता है, इन अ बिग लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में जब वो चला जाता था ना अंदर, तब वो पहनता है, ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट। पहली बार वो कैसा दिखता है, बिल्कुल विजिबल दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लिटरेचर पार्ट भी कंप्लीट होता है। और आज हमारा एमपी बोर्ड का जो हमने पेपर है उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप बस आपको करना क्या है, अब आपने देख लिया कि पेपर किस तरह से दे रखा है, तो आपको करना क्या है, पैसेज हो जाएंगे, उसको आपने कई बार कर भी लिया होगा। अब फोकस करो अपने राइटिंग स्किल पर, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।